देवियों और सज्जनों, आज मुझे इतिहास की सबसे प्रतिष्ठित और विवादास्पद शख्सियतों में से एक नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन और विरासत के बारे में जानने का सौभाग्य मिला है। नेपोलियन की कहानी एक व्यापक महाकाव्य है जो महाद्वीपों तक फैली हुई है, साम्राज्यों को नया रूप दिया है और इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया है। इस व्यापक भाषण में हम उनके जीवन के हर पहलू का पता लगाएंगे, कोर्सिका द्वीप पर उनकी विनम्र शुरुआत से लेकर फ्रांस के सम्राट के रूप में उनकी तीव्र वृद्धि और अंततः उनके निर्वासन और निधन तक। 7,000 से अधिक शब्दों के दौरान हम नेपोलियन युद्धों के उथल-पुथल भरे युग की यात्रा करेंगे, नेपोलियन की सैन्य प्रतिभा और राजनीतिक कौशल की जांच करेंगे, उनके सुधारों और उनके स्थायी प्रभाव का आकलन करेंगे और उनकी विरासत के जटिल प्रश्न से जूझेंगे। प्रारंभिक जीवन और सत्ता में वृद्धि। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप के अजासियो शहर में हुआ था, जो उस समय एक फ्रांसीसी क्षेत्र था। वह अपेक्षाकृत सामान्य पृष्ठभूमि से आते थे। उनका परिवार छोटे कोर्सिकन कुलीन वर्ग से था। उनके पिता कार्लो बोनापार्ट एक वकील थे, जबकि उनकी मां लेटिजिया रामोलिनो एक प्रमुख कोर्सिकन परिवार से थी। नेपोलियन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुख्य भूमि फ्रांस के एक सैन्य स्कूल में प्राप्त की, जिसमें गणित और इतिहास के लिए प्रारंभिक योग्यता दिखाई गई। उनके कोर्सिकन मूल ने उन्हें मुख्य भूमि फ्रांस में एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस कराया, लेकिन वह फ्रांसीसी सेना में सफल होने के लिए दृढ़ थे, जिसे सामाजिक गतिशीलता के मार्ग के रूप में देखा गया था। उनका सैन्य करियर तब जोरदार ढंग से शुरू हुआ जब उन्होंने पेरिस में इकोले मिलिटेर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और तोपखाने में दूसरे लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने सैन्य रणनीति और रणनीति पर अपनी असाधारण पकड़ से जल्द ही खुद को प्रतिष्ठित कर लिया। इससे पहले कि वह खुद को फ्रांसीसी क्रांति की उथल-पुथल वाली घटनाओं के केंद्र में पाता, उसे ज्यादा समय नहीं हुआ। द्वितीय, फ्रांसीसी क्रांति और प्रमुखता में वृद्धि। 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध फ्रांस में भारी राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल का समय था। 1789 में शुरू हुई फ्रांसीसी क्रांति ने राजशाही को खत्म करने और एक गणतंत्र की स्थापना करने की मांग की। नेपोलियन अपनी सैन्य पृष्ठभूमि के साथ आने वाली अराजकता का लाभ उठाने के लिए विशिष्ट रूप से तैनात था। 1793 में आतंक के शासनकाल के दौरान उन्होंने टूलोन में एक प्रतिक्रांतिकारी विद्रोह को दबाने में भूमिका निभाई और क्रांतिकारी सरकार की प्रशंसा अर्जित की। इसने फ्रांसीसी सेना के रैंकों के माध्यम से उनकी तीव्र उन्नति की शुरुआत को चिह्नित किया। 1795 तक नेपोलियन एक जनरल बन गया था और उसे आंतरिक और बाहरी खतरों के खिलाफ क्रांतिकारी सरकार की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। उनकी सबसे प्रसिद्ध प्रारंभिक जीत 1796 में हुई जब उन्होंने ऑस्ट्रियाई और सार्डिनियन सेनाओं के खिलाफ इटली में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया। रणनीति और नवीन रणनीतियों के उनके शानदार उपयोग ने उन्हें द लिटिल उपनाम दिया। तृतीय, इटली और मिस्र के अभियान। इटली में नेपोलियन की सफलताओं ने उसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिला दी। उनके नेतृत्व और करिश्मा ने उन्हें अपने सैनिकों और फ्रांसीसी जनता दोनों का प्रिय बना दिया।
वह न केवल एक सैन्य प्रतिभा वाले व्यक्ति थे बल्कि एक दूरदर्शी नेता भी थे जो प्रचार और सार्वजनिक धारणा के महत्व को समझते थे। 1798 में नेपोलियन ने भारत के लिए ब्रिटिश व्यापार मार्गों को बाधित करने और क्षेत्र में फ्रांसीसी प्रभाव स्थापित करने के लिए मिस्र के लिए एक अभियान शुरू किया। हालांकि मिस्र में उनका अभियान अंततः विफलता में समाप्त हो गया। इससे उन्हें क्षेत्र के इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला का अध्ययन और दस्तावेजीकरण करने के लिए विद्वानों और वैज्ञानिकों की एक टीम को नियुक्त करने का अवसर मिला। इस प्रयास के परिणामस्वरूप डिस्क्रिप्शन डे का प्रकाशन हुआ, जो एक स्मारकीय कार्य था जिसने मिस्र के बारे में यूरोपीय ज्ञान का काफी विस्तार किया। चतुर्थ, 18 ब्रूमेयर का तख्तापलट और वाणिज्य दूतावास का उदय। मिस्र में नेपोलियन की अनुपस्थिति फ्रांस में राजनीतिक उथल-पुथल के साथ मेल खाती थी। डायरेक्टरी, फ्रांसीसी सरकार की सत्तारूढ़ कार्यकारी संस्था, भ्रष्टाचार, अक्षमता और आंतरिक विभाजन से ग्रस्त थी। अवसर को भांपते हुए नेपोलियन 1799 में फ्रांस लौट आया। 9 नवंबर 1799 को फ्रांसीसी क्रांतिकारी कैलेंडर में 18 ब्रूमायर नेपोलियन ने तख्तापलट किया, निर्देशिका को भंग कर दिया और एक नई सरकार की स्थापना की जिसे वाणिज्य दूतावास के रूप में जाना जाता है। वह प्रथम कॉन्सुल बन गया, जिससे वह प्रभावी रूप से फ्रांस का शासक बन गया। इसने नेपोलियन युग की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसमें उसके हाथों में सत्ता का एकीकरण देखा जाएगा। नेपोलियन संहिता और घरेलू सुधार। फ्रांस और आधुनिक दुनिया में नेपोलियन के सबसे स्थायी योगदानों में से एक नेपोलियन कोड था, जिसे 1804 के नागरिक संहिता के रूप में भी जाना जाता है। यह कानूनी कोड, जो आज भी प्रभावशाली है, ने जटिल और अक्सर विरोधाभासी कानूनी प्रणालियों को सुव्यवस्थित और संहिताबद्ध करने की मांग की है। क्रांति से पहले फ्रांस में मौजूद था। इसमें कानूनी समानता, संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों पर जोर दिया गया। नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांस में भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक और संस्थागत सुधार हुए। उन्होंने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की, शैक्षिक प्रणाली में सुधार किया और सैन्य और सिविल सेवा में योग्यता की एक प्रणाली बनाई। उनके सुधारों का उद्देश्य फ्रांसीसी राज्य का आधुनिकीकरण और केंद्रीकरण करना था, जिससे क्रांतिकारी उथल-पुथल से जूझ रहे राष्ट्र में स्थिरता और दक्षता आ सके। 6. नेपोलियन के युद्ध और सैन्य अभियान। जबकि नेपोलियन के घरेलू सुधार परिवर्तनकारी थे, उसकी सबसे बड़ी विशेषता उसकी सैन्य शक्ति थी। वह एक रणनीतिक प्रतिभा वाले, लॉजिस्टिक्स के विशेषज्ञ और लोगों के प्रेरणादायक नेता थे। उनके सैन्य अभियान यूरोप के मानचित्र को नया आकार देंगे और नेपोलियन युद्धों के रूप में जाने जाने वाले संघर्ष के युग को परिभाषित करेंगे। नेपोलियन युद्ध, जो 1803 से 1815 तक चले, फ्रांस और यूरोपीय शक्तियों के विभिन्न गठबंधनों के बीच फ्रांसीसी विस्तारवाद पर अंकुश लगाने के लिए संघर्षों की एक श्रृंखला थी। बड़ी सेनाओं को संगठित करने और उनका नेतृत्व करने की नेपोलियन की क्षमता अद्वितीय थी। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध अभियानों और लड़ाइयों में शामिल है। 1. ऑस्टरलिट्ज
1805 उदास स्माइली अक्सर उनकी सबसे बड़ी जीतों में से एक मानी जाने वाली नेपोलियन की सेना ने ऑस्टरलिट्ज की लड़ाई में रूस और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेनाओं को निर्णायक रूप से हराया। इस लड़ाई ने संख्यात्मक रूप से बेहतर दुश्मनों को मात देने और पराजित करने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया। डोम जेनारस्टेड 1806 उदास स्माइली एक तीव्र अभियान में नेपोलियन ने जेनारस्टेड की लड़ाई में प्रशिया की सेना को हरा दिया, जिससे बर्लिन पर कब्जा हो गया और प्रशिया राज्य का विघटन हो गया। 3 वाग्राम 1809 उदास स्माइली ऑस्ट्रियाई लोगों के खिलाफ लड़ी गई वाग्राम की लड़ाई उस युग की सबसे बड़ी और सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक थी। नेपोलियन विजयी हुआ, लेकिन उच्च हताहतों की संख्या और लड़ाई की लंबी प्रकृति ने उसके सैन्य भाग्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। 4 रूस पर आक्रमण 1812 उदास स्माइली शायद नेपोलियन के अभियानों में सबसे प्रसिद्ध, रूस पर आक्रमण भी उसके सबसे विनाशकारी अभियानों में से एक था। उनकी भव्य सेना, जिसमें पूरे यूरोप के सैनिक शामिल थे, को क्रूर रूसी सर्दियों के दौरान विनाशकारी नुकसान का सामना करना पड़ा और नेपोलियन को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। 5 लीप्जिग 1813 उदास स्माइली लीप्जिग की लड़ाई, जिसे अक्सर राष्ट्रों की लड़ाई के रूप में जाना जाता है, में यूरोपीय शक्तियों के गठबंधन ने नेपोलियन की सेना को हराया था। यह उसके साम्राज्य के अंत की शुरुआत थी। 6 वाटरलू 1815 उदास स्माइली नेपोलियन की अंतिम हार वाटरलू की लड़ाई में हुई, जहां उसे ड्यूक ऑफ वेलिंगटन और फील्ड मार्शल के नेतृत्व वाली संयुक्त ब्रिटिश और प्रशिया सेना का सामना करना पड़ा। वाटरलू में उनकी हार के कारण उन्हें दूसरी बार पदत्याग और निर्वासन करना पड़ा। इन पूरे अभियानों के दौरान नेपोलियन ने बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने, नवीन रणनीतियां तैयार करने और अपने सैनिकों को अटूट वफादारी के लिए प्रेरित करने की अद्भुत क्षमता प्रदर्शित की। उनकी सैन्य प्रतिभा का अध्ययन आज भी दुनिया भर की सैन्य अकादमियों में किया जाता है। 7वीं महाद्वीपीय व्यवस्था और आर्थिक प्रभाव। नेपोलियन की विदेश नीति युद्ध क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने अपने प्रमुख नौसैनिक प्रतिद्वंद्वी ब्रिटेन को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए एक महाद्वीपीय नाकाबंदी स्थापित करने की मांग की, जिसे महाद्वीपीय प्रणाली के रूप में जाना जाता है। इस प्रणाली का उद्देश्य यूरोपीय देशों को ब्रिटेन के साथ व्यापार करने से रोकना था, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई। हालांकि महाद्वीपीय व्यवस्था के अनपेक्षित परिणाम थे। इससे कई यूरोपीय देशों में आर्थिक कठिनाई पैदा हुई, विशेषकर स्पेन और पुर्तगाल में, जिन्होंने फ्रांसीसी नाकाबंदी का विरोध किया। तस्करी और फ्रांसीसी कब्जे के प्रतिरोध ने इन क्षेत्रों पर नेपोलियन के नियंत्रण को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया। 8वीं प्रायद्वीपीय युद्ध और गुरिल्ला युद्ध 1808 से 1814 तक इबेरियन प्रायद्वीप में लड़ा गया प्रायद्वीपीय युद्ध नेपोलियन के लिए संघर्ष का एक विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण रंगमंच था। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की कमान के तहत ब्रिटिश सेनाओं की सहायता से स्पेनिश और पुर्तगाली आबादी फ्रांसीसी कब्जेदारों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध में लगी हुई थी। युद्ध के इस अपरंपरागत रूप को दबाना बेहद मुश्किल साबित हुआ और इसने महत्वपूर्ण फ्रांसीसी संसाधनों को बांध दिया।
प्रायद्वीपीय युद्ध ने नेपोलियन की शाही महत्वाकांक्षाओं की सीमाओं को प्रदर्शित किया और विदेशी कब्जे के सामने स्थानीय आबादी के लचीलेपन को उजागर किया। 9वीं एल्बा का निर्वासन और 100 दिन। अप्रैल 1814 में अपने साम्राज्य के ढहने और यूरोपीय शक्तियों के गठबंधन के दबाव का सामना करने के बाद नेपोलियन को फ्रांसीसियों के सम्राट के रूप में पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्हें भूमध्य सागर में एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, जहां उन्हें द्वीप पर संप्रभुता और एक छोटी सेना दी गई। हालांकि नेपोलियन की सत्ता की प्यास अभी तक बुझी नहीं थी। एक साहसी कदम में वह फरवरी 1815 में एल्बा से भाग निकले और फ्रांस लौट आए। इस अवधि को 100 डेज के नाम से जाना जाता है। उनकी वापसी से फ्रांसीसी लोगों में उत्साह और समर्थन की लहर दौड़ गई और उन्होंने जल्द ही सरकार पर नियंत्रण हासिल कर लिया। वाटरलू और सेंट हेलेना के लिए अंतिम निर्वासन। नेपोलियन की सत्ता में वापसी अल्पकालिक थी। 7वें गठबंधन का गठन करते हुए यूरोपीय शक्तियां तुरंत उसके खिलाफ एकजुट हो गई। इस गठबंधन की चरम लड़ाई 18 जून 1815 को वाटरलू में लड़ी गई, जहां नेपोलियन की सेना को ड्यूक ऑफ वेलिंगटन और फील्ड मार्शल की संयुक्त सेना का सामना करना पड़ा। वाटरलू की लड़ाई नेपोलियन की हार के साथ समाप्त हुई और बाद में उसे अंग्रेजों ने पकड़ लिया। उन्हें दक्षिण अटलांटिक में सेंट हेलेना के सुदूर द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, जहां वे अपने जीवन के शेष वर्ष कैद में बिताएंगे। 11 नेपोलियन बोनापार्ट की विरासत। नेपोलियन बोनापार्ट की विरासत स्थायी आकर्षण और बहस का विषय है। उन्होंने कई प्रमुख तरीकों से दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। एक सैन्य नवाचार। नेपोलियन के सैन्य अभियानों और रणनीतियों का आज भी दुनिया भर की सैन्य अकादमियों में अध्ययन किया जाता है। रणनीति, रसद और संयुक्त हथियार युद्ध के उनके अभिनव उपयोग ने सैन्य उत्कृष्टता के लिए नए मानक स्थापित किए। 2 कानूनी और प्रशासनिक सुधार। नेपोलियन संहिता, जिसने कानूनी समानता और संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा के सिद्धांतों पर जोर दिया, का दुनिया भर की कानूनी प्रणालियों पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। उनके प्रशासनिक सुधारों ने फ्रांसीसी राज्य का आधुनिकीकरण और केंद्रीकरण किया। 3 फ्रांसीसी साम्राज्य का विस्तार। नेपोलियन की विजयों ने यूरोप के मानचित्र को नया आकार दिया और पूरे महाद्वीप में क्रांतिकारी आदर्शों का प्रसार किया। उनके कोड नेपोलियन, प्रशासनिक ढांचे और कानूनी सिद्धांतों ने उनके द्वारा जीते गए क्षेत्रों में एक स्थायी विरासत छोड़ी। 4 कला और संस्कृति पर प्रभाव। नेपोलियन युग में कला और संस्कृति का उत्कर्ष देखा गया। नेपोलियन ने स्वयं कला और वास्तुकला के कई कार्यों की शुरुआत की। कला के प्रति उनके संरक्षण ने उस समय की सौंदर्य संबंधी संवेदनाओं को आकार देने में मदद की। 5 नेपोलियन युद्ध और यूरोपीय राजनीति। नेपोलियन युद्ध और उसके बाद वियना की कांग्रेस ने यूरोप में शक्ति संतुलन को नया रूप दिया और 19वीं सदी के राजनीतिक परिदृश्य के लिए मंच तैयार किया। 6 विवाद और मिश्रित विरासत। नेपोलियन एक गहरा ध्रुवीकरण करने वाला व्यक्ति बना हुआ है। जहां कुछ लोग उनकी सैन्य प्रतिभा और सुधारों की प्रशंसा करते हैं, वहीं अन्य लोग उनके अधिनायकवाद, सैन्यवाद और उनके युद्धों के कारण होने वाली अपार मानवीय पीड़ा की निंदा करते हैं। 12वीं
निष्कर्ष। अंत में नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन और विरासत महत्वाकांक्षा, प्रतिभा और किसी के कार्यों के परिणामों की जटिल परस्पर क्रिया का प्रमाण है। वह साधारण पृष्ठभूमि से उठकर इतिहास की सबसे प्रतिष्ठित शख्सियतों में से एक बन गए और उन्होंने दुनिया पर एक स्थायी छाप छोड़ी। उनकी कहानी विजय और त्रासदी, दूरदर्शी नेतृत्व और क्रूर महत्वाकांक्षा की है। जैसे ही हम नेपोलियन के जीवन और समय पर विचार करते हैं, हमें उनके द्वारा उठाए गए गहन प्रश्नों से जूझना चाहिए। हम उस नेता का मूल्यांकन कैसे करें जिसने महानता और बदनामी दोनों हासिल की? हम उसकी सैन्य प्रतिभा को उसके युद्धों की मानवीय लागत के मुकाबले कैसे तौल सकते हैं? हम कानून, शासन और संस्कृति में उनके योगदान को उनकी निरंकुश प्रवृत्तियों के साथ कैसे संतुलित करते हैं? अंततः नेपोलियन बोनापार्ट की विरासत हमें याद दिलाती है कि इतिहास एक जटिल टेपेस्ट्री है, जो उन व्यक्तियों के कार्यों और निर्णयों से बुना हुआ है जो दुनिया को इच्छित और अनजाने दोनों तरीकों से आकार देते हैं। चाहे नायक के रूप में देखा जाए या अत्याचारी के रूप में, इतिहास में नेपोलियन बोनापार्ट के स्थायी आकर्षण और महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन और विरासत की इस व्यापक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।